अनुसूचित क्षेत्रों में खास करके शेड्यूल 5 में तो ये आलम है कि आज वहाँ के बॉक्साइट से लेकर के कोरंडम से लेकर के टीना से लेकर के लोहा से लेकर के आज ये हसदेव का प्रकरण भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। और चूंकि उसको सिविलियंस भी मानने लगे हैं, चाहे वो किसी भी जाति उपधर्म के होंगे, उन लोग को भी लाज लगता है कि वो हसदेव प्रकरण भी हमारा एक बहुत बड़ा एक भौगोलिक परिस्थिति को बिगाड़ने वाला एक विषय है। मैं फिर से आता हूं कि पेशा पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, उसका फुल फॉर्म होता है पंचायत अधिनियम बने थे दिलीप सिंह भुरिया जी के अध्यक्षता में। वो कमेटी तो बन गई, कानून तो बन गए, संविधान भी बन गया बाबा साहब का, लेकिन संविधान लागू होने पे भी अगर 70 साल हो गए होंगे तो ये तो कल का बच्चा है। और उस बच्चे के बारे में, पेशा के बारे में बताने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। लोक अभियोजक के पद को सुशोभित करते हैं, यहाँ पे लीगल जानकार हैं और आप कभी भी इनका फोन जो है 24/7 खुला रहता है। मैं ऐसे मार्गदर्शक, समाज सेवी और साथ साथ हमारे कर्मचारियों के प्रतिनिधि माननीय M.R. ध्रुव जी, जिनको मैं खास करके मेरे फोन में भी यही सेव है कि लीगल, तो अपनी लीगल बातों को करने के लिए संविधान के साथ पेशा को कैसे जुड़ाव रखने के लिए, उन विषयों पर विषय रखने के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। मंचासीन अतिथिगण, सभी संगठन के प्रमुख पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित सभी साथीगण, मैं लगातार 20-25 वर्ष से कानून और प्रशासन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हीरक जयंती वर्ष और विश्व शांति के प्रणेता तथागत भगवान बुद्ध के जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभ अवसर पर मूल स्रोत हमारा संविधान है, सभी नियम कानून का। जो भी हमारे जितने भी नियम कानून बने हैं, सबका स्रोत संविधान है। लेकिन संविधान को और कानून को, रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसका क्रियान्वयन करने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए दो अलग अलग विधा हैं। दोनों स्थिति में हम कहीं न कहीं से पिछड़ जाते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन और एक इंटरप्रिटेशन, ये दो ऐसी विधा है जिसमें कुछ कम संख्या वाले लोग बहुत सातिर हैं, बहुत आगे हैं। ये न्यायपालिका में है और प्रशासन में है। हमारी संख्या, प्रतिनिधित्व वहाँ बिल्कुल नहीं बराबर है। यही एक कारण है जिससे हम अपने सारे संवैधानिक अधिकार इम्प्लीमेंट या उसको व्याख्या नहीं कर पाते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं। पेशा कानून मुझे अभी दिया गया है बोलने के लिए। मुझे पूर्व में मेरा विषय था फर्जी जाति प्रमाण पत्र। मूल रूप से मैं आरक्षण, फर्जी जाति और एट्रोसिटी, ये मुख्य मुद्दे लेके मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। ये सारे विषय ऐसे हैं, सब में कानून जुड़े हुए हैं। एट्रोसिटी एक्ट में उसका क्रियान्वयन और इंटरप्रिटेशन दोनों की कमी वही कारण है। हमारे यहाँ राज्य संरक्षण कक्ष नहीं है, प्रतिमा उसकी समीक्षा होना चाहिए, वो नहीं है। उसके केसों को प्लीड करने के लिए जो सरकारी वकील होने चाहिए सारे इंडिया में है, प्रोफेशनल कैडर के लोग, लेकिन यहाँ नहीं है। वो सब दिशा में यहाँ तक उनके संरक्षण के लिए, उनके जो आर्थिक और पीड़ित प्रतिकर दिलाने के लिए सारे क्षेत्रों में हम पीछे हैं। यही स्थिति आरक्षण अधिनियम 1994 का है। कितना पुराना कानून है देखिए, 1994 का, लेकिन हम एक भी केस इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, न लगा पाए। उसका कारण सिर्फ एक कारण है, उस एक्ट में एक ऐसी प्रावधान है धारा 6 में कि कोई भी केस लगाना चाहेंगे आप तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। उस क्लास को आपको ओमिट करा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, विलोपित करा देना चाहिए। क्योंकि जितने भी कानून बने हैं उस कानून को बनाने में हमारे वर्गों की भागीदारी नहीं रही। तो जब भी कानून बना, एक तो लूप होल ऐसा बनाया गया है जिसके कारण वो कानून इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो वो कानून जिसमें आपको, जिस व्यक्ति ने आपके साथ
नुकसान पहुंचाया, आपको हानि पहुंचाया, आपको बढ़ने से रोका, उस व्यक्ति से, उस प्राधिकारी के खिलाफ आप शासन से अनुमति लेंगे और क्या वो दे देंगे आपको? जिस दिन आपने अनुमति मांगा उसी दिन आप चिन्हांकित हो जाएंगे और आपका ट्रांसफर दंतेवाड़ा क्या और कहीं आपका एसीआर खराब कर दिया जाएगा। ये मूल कारण है। जब तक आप उस व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे आरक्षण अधिनियम इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इतनी अच्छी एक्ट बना है, ट्राइबल मिनिस्टर की अध्यक्षता में स्थायी कमेटी है जिसका काम है आरक्षण को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सुझाव देना। आज तक कभी बैठक ही नहीं हुई। जब बैठक नहीं होगी तो इम्प्लीमेंट कहाँ से करा पाएंगे आप? इतने सारे सदस्य, उसके सारे विधायक, उनके अध्यक्ष, ट्राइबल के और ओबीसी के अध्यक्ष सदस्य विधायकगण हैं, लेकिन बैठक ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे उसका? दूसरा, हर एक विभाग में नोडल अधिकारी जिनका काम है रोस्टर को मेंटेन करना, देखना, जीडी से समन्वय बनाना, कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, सारे इनके आरक्षण प्रकोष्ठ बने हुए हैं जो देखें, और जो भी इसमें कमी करेगा या ऐसा कुछ काम करेगा जिससे आरक्षण अधिनियम इंप्लीमेंट करने में कमी किसी के द्वारा होगा तो उसको धारा 6 के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है, 2000 जुर्माना है। लेकिन इस व्यवस्था का क्या फायदा जब आप उसको बैरियर लगा कर रखें, सरकार से अनुमति लो। हाँ, कुछ साथियों ने प्रयास किया है एट्रोसिटी के साथ जोड़ के, उसको एट्रोसिटी एक्ट के साथ जोड़ के यदि आप इसको इंप्लीमेंट कराना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए, संगठन में शक्ति होनी चाहिए, तो आप कर पाएंगे। वही स्थिति हमारे फर्जी जाति प्रमाण पत्र है, उसके लिए एक्ट बना हुआ है। पहले माधुरी पाटिल के केस से चलता था ये, कैसे जांच होगा, क्या होगा, लेकिन 2013 में एक एक्ट आया, सामाजिक परिस्थिति अधिनियम, जिसमें कैसे सामाजिक परिस्थिति जाति प्रमाण पत्र बनेगा और उसकी जांच कैसे होगी और उस जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी। उस एक्ट में यह व्यवस्था किया गया है, जाति की जांच ना तो कोई कोर्ट करेगा ना कोई अधिकारी करेगा, एकमात्र संस्था है टीआरआई, छानबीन समिति, हाई पावर कमेटी। लेकिन यहाँ ये हो रहा है, जो भी केस जाता है छानबीन समिति के लिए, आजकल जिला छानबीन समिति भी बन चुकी है। जैसे ही जांच होता है और उनके खिलाफ जरा सा भी बातें आती है, तुरंत स्टे के लिए हाई कोर्ट चले जाते हैं। 100% केसों में स्टे मिलता है, और ये स्टे ऐसा नहीं होता कि 6 महीना के लिए हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 6 महीने से ज्यादा कोई भी स्टे नहीं चलेगा। लेकिन एक भी केस में हमारे वर्गों के SC ST OBC से ना तो कोई इंटरवेनर बनते हैं, न ही शासन की तरफ से कोई कैविएट दायर होता है, जिसका परिणाम है वो लास्ट रिटायरमेंट तक स्टे लेके बैठा रहता है। और एक फर्जी सर्टिफिकेट लेके जिसको जेल में होना चाहिए वो आपके ऊपर आपकी ACR लिखता है, आपके ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। यही स्थिति हमारे समाज स्थिति में। तो हमारे जितने भी नियम कानून बने हुए हैं, ये ST आयोग, SC आयोग और OBC आयोग या हमारे छानबीन समिति, ये इनके लिए एक संरक्षण गाह बन गया है। बहुत सारे केसेस मैंने डील किया, जो भी केस जाता है फाइल ही गायब कर दिया जाता है। जब फाइल ही गायब हो जाए तो उसके खिलाफ जांच कहां से होगी, या ऐसे कुछ कमियां छोड़ देते हैं जिससे तुरंत स्टे मिलता है। जबकि इतना स्पष्ट है, उसमें विजिलेंस की टीम है, सीनियर एडवोकेट्स हैं उसमें, विधि सलाहकार, लेकिन सारे पोस्ट खाली। जब पोस्ट ही खाली रहेगा तो जांच क्या करेगा? बड़े बड़े जज, वकील, सरकारी वकील, मंत्री, नेता सारे फर्जी सर्टिफिकेट लेके आसीन है। तो कहां से आपको ये आरक्षण, कहां से आपकी सुरक्षा की व्यवस्था हो पाएगी? तो आपको जागने की जरूरत है। जितने आयोग हैं, जितने छानबीन समिति है, उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी हो, आप गवाही देने जाएं और इंटरप्रिटेशन करें और बताएं उनको कानून क्या बोलता है। एक छोटा कानून है 2013 में आया, उसमें सजा है मात्र 3 साल का, लेकिन न्यायपालिका व्याख्या करती है कि इसमें कहा गया है छानबीन समिति जांच करेगी, वो FIR कराएगी, तभी FIR होगा। आपको पावर ही नहीं कि आप FIR करा पाए, जबकि वही कानून बोलता है कि ये कानून सभी कानूनों से बिल्कुल अलग है, किसी भी कानून को कम नहीं करता, ये अतिरिक्त है। इसका असर हुआ जो सर्टिफिकेट बनाता है एक जरा सा अंक बढ़ा देता है, 420 का मामला बनता है, आजीवन कारावास की सजा उसको हो जाती है। और जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के नौकरी हासिल किया वो भी आजीवन कारावास का मामला है। BNSS IPC तहत उसके तहत खिलाफ मामला बनेगा और केस चलेगा। अभी एक भी केस FIR के नहीं आए हैं। FIR की ओर हमें जाना चाहिए, न कि छानबीन समिति की ओर।
जैसे ही आपकी जिला समिति ने प्रथम दृष्टिया बता दिया है फर्जी है, इवन आपके पड़ोसी बता देंगे कि इसके सारे वंशज, सारे परिवार इस जाति के हैं, एकमात्र व्यक्ति है जिसने ये लाभ लिया है, उतने में आपके FIR शक के आधार पे होता है, संदेह के आधार पे होता है, ना कि प्रमाण के आधार पे। प्रमाण ढूंढना, साक्ष्य ढूंढना पुलिस का काम है। और ये इस छानबीन समिति पास वो शक्तियां, वो पावर्स, वो संसाधन नहीं है जो पुलिस के पास है। पुलिस पास टेक्नोलॉजी है, विशेषज्ञ है, वो सारे कुछ कर सकते हैं। उसमें आजीवन कारावास के योग्य मामला बनता है, सीधे तुरंत वो जेल में चला जाएगा। और ये आदमी स्टे लेके सारा प्रभावित करते रहते हैं सभी को। ये दूसरा है हमारा पेशा कानून। ये 1996 से बना हुआ है पेशा कानून, मात्र थोड़े से धाराएं हैं। इतना शानदार व्यवस्था है। पंचायत की व्यवस्था को सरलीकरण करने के लिए जनजाति क्षेत्रों में कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, ये बताया गया है। अनुच्छेद 244 संविधान की व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है बहुत सारे हमारे 10 राज्यों में ये व्यवस्था लागू है 5वीं अनुसूची के माध्यम से। स्वशासन की व्यवस्था है, उसमें जो पंचायत के जो अधिकार हैं डायरेक्ट पंचायत ना करके ग्राम सभा के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना है। उनके जल जंगल जमीन, उनके स्वशासन, उनके रीति नीति, उनके कला संस्कृति, उनके आपसी झगड़े, छोटे मोटे दंड के मामले, ये सारे उनको निपटाना है। यहाँ तक कुछ कानून ऐसे हैं जो उनकी सहमति बिना उस क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। इतनी शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका स्रोत है ग्राम सभा। ग्राम सभा के जो गठन है, वहाँ के 18 वर्ष से उम्र वाले जितने भी सदस्य नागरिक हैं, सारे सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष चुनना होता है और उनके सचिव होते हैं, जो उनको मदद करने के लिए पंचायत के सचिव भी मदद कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं सारा काम पंचायत के सरपंच और सचिव करता है, जबकि इस प्रणाली में ग्राम सभा शक्तिशाली है। जो अनुमोदन करेंगे वो वही काम होगा। जमीन का अधिग्रहण भी उस ग्राम सभा के अनुमोदन से ही होगा। फैक्ट्री लगाना है, रोड बनाना है, कुछ भी करना है, जब तक ग्राम सभा अपनी सहमति नहीं देगी वो काम नहीं होगा। इसी से जुड़ा हुआ है आपका स्थानीय भर्ती का मुद्दा। जो कंफ्यूजन पैदा किया गया है वो बड़ा चालाकी से किया गया था। संविधान में ये व्यवस्था है, आपका सामान्य सेवा शर्तें नियम 1961 में लिखा हुआ है कौन पात्र होगा शासकीय सेवा के लिए, भारतीय नागरिक लिखा हुआ है। उसमें स्पेशल व्यवस्था के तहत इन्होंने अमेंडमेंट किया 2012 में। स्थानीय व्यक्ति का आशय राज्यपाल 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र सरगुजा और बस्तर के हैं वो स्थानीय भर्ती के लिए पात्र होंगे, जो कि आर्टिकल 16(3) का उल्लंघन था। ये अधिकार संविधान में राज्यपाल को नहीं मिला है। एक सरल सा छोटा सा काम था। डबल इंजन का सरकार है, यह प्रस्ताव केंद्र में जाता, केंद्र अनुमोदन करता, संसद उसको अनुमोदित कर देता और हो जाता। ये छोटा सा काम है। स्थानीय भर्ती यदि आपको चाहिए तो आर्टिकल 16(3) में आप संसद को अधिकार है वो व्यवस्था करा सकते हैं। इस फार्मूला को आप अपनाएं और ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। यही स्थिति आपके आरक्षण को लागू करने के लिए, पदोन्नति में आरक्षण के लिए 28 जनवरी 22 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि बहुत सारे राज्यों में आपने नागराज जनरल के माध्यम से आपने पदोन्नति रोका है, ये कह के कि आप कैडर वाइज संख्या बताओ, डाटा क्या, क्वान्टिफाइबल डाटा। ये नया शब्द था क्वान्टिफाइबल डाटा, किसी की समझ में नहीं आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा कि साहब क्वान्टिफाइबल डाटा की जो समस्या लाए हैं ये हमें समझ में नहीं आया, आप ही फार्मूला बता दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 22 को बताया ये रोस्टर ही आपका फार्मूला है जो प्रत्येक पद का क्वान्टिफाइबल बताता है। चपरासी से लेके सुपीरियर टॉप के जो अधिकारी हैं वो कितना स्वीकृत है, कितना भरा है, कितना खाली है, ये आप दिखा दो और आरक्षण लागू कर लो। ये कितना सरल सा फार्मूला है। आपके आरक्षण अधिनियम 19 में ही लिखा है प्रतिवर्ष संविधान अपने विधानसभा में वार्षिक प्रतिवेदन जेडी द्वारा रखा जाता है। यदि वो प्रतिवेदन इस फार्मूला से बनता तो आज ये समस्या नहीं आती। ये बहुत चालाक लोग हैं, आपको परेशान करने के लिए क्वांटिफाइबल शब्द का उपयोग किया, लेकिन हमारे लोगों ने कोई नहीं बता पाए क्वांटिफाइबल डाटा हमारे पास रोस्टर के रूप में है। हमने आरटीआई लगा के बहुत सारे विभागों से कलेक्ट किया, देखा रोस्टर और बैकलॉग रोस्टर की इतनी बुरी स्थिति है कि एक भी विभाग का आपको रोस्टर प्रॉपर नहीं मिलेगा। जबकि हमारे लोग ही नोडल ऑफिसर हैं, हमारे लोग ही प्रभावित हो रहे हैं।
और वो इतना सरल है, कभी भी आप रोस्टर देख सकते हैं या आप अपने आरटीआई के तहत, धारा 4 के तहत वेबसाइट में डलवा सकते हैं। तो आप जागरूक रहेंगे तो अपने अधिकार को आप पा सकते हैं। तो एक सरल सा उपाय है, जब तक आप क्वांटिफाइबल डाटा क्लियर नहीं करेंगे कोई नियम कानून नहीं बन सकता, और बना तो चैलेंज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बॉर्डर लाइन है, इसमें गाइडलाइन है, जब तक आपको क्वांटिफाइबल डाटा आप नहीं दिखाएंगे कोई भी रूल्स आपके वैलिड नहीं होगा। पहला राज्य था कर्नाटक, पड़ोसी राज्य, एक महिला अधिकारी IAS रत्न प्रभा थी, उनको टास्क मिला था 3 महीने में आप बना दो। उन्होंने अपने टीम से बनाया, लेकिन उसने भी वही गलती की कि उसने समूहवार बना दिया, क्लास 1 2 3 की इतने इनकी जनसंख्या है, इसके आधार पे यहाँ लागू होनी चाहिए, इतना पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन भी, बहुत सारी बातें आई। लेकिन चूंकि उन्होंने एक्सरसाइज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया अभी के पवित्रा केस सेकंड में, और उसको इम्प्लीमेंट भी करा दिया। लेकिन जब बारी अन्य स्टेटों की आई तो जनरल 2 में कहा गया कि ये फार्मूला कर्नाटक का अन्य राज्यों के लिए लागू नहीं होगा। अब क्वांटिफाइबल डाटा प्रत्येक कैडर का आपको बताना पड़ेगा, हर एक पोस्ट का। तो उसका फार्मूला 28 जनवरी 22 को भी निकल गया, आप कैडर वाइज डाटा रोस्टर से निकाल लो। जब आपका फार्मूला निकल गया तो बनाने में कितनी देर लगती है। इसके अलावा भी जब समस्या विकट हो गया तो हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जाके आवेदन लगाया कि ये गुरु घासदास साहित्य परिषद के माध्यम से जो आरक्षण हमारा 32-12 था और 14 था, जो 50 से ज़्यादा हो गया था, इस कारण उसे क्वेश्चन कर दिया है। हमारे पास अब भर्ती के लिए, पदोन्नति के लिए कोई नियम कानून नहीं है, तो हमें पुराने नियम के अनुसार अनुमति, भर्ती और पदोन्नति की अनुमति दी जाए। गवर्नमेंट एडवोकेट, उनके गवर्नमेंट काउंसिल सिंघवी साहब ने वहाँ निवेदन किया, एज इट इज सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम आपको अनुमति देते हैं, आप भर्ती और पदोन्नति में पुराने नियम के अनुसार आप चयन और पदोन्नति कर लें। ये 1 मई 23 की आदेश है। इसके बाद विद्युत विभाग में बहुत आयत में समस्या पैदा हो गई, वहां सीनियरिटी भी खत्म कर दिया, जूनियरों को ऊपर पदोन्नति दे दिया गया। तब इन लोगों ने जब वहां जाके उस केस में, गुरु घासदास साहित्य अकादमी के केस में अपील दायर किए, उस केस में दोबारा रिपीट किया गया कि आप पूर्व में हमने 1 मई 23 को जो आदेश जारी किया था वही हम इसमें भी देते हैं, आप इंप्लीमेंट करा लो। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे लोगों ने वो नहीं करा पाया, या हम नहीं कर पाए, दोनों ओर से कमियां हैं। तो हम सब मिलकर प्रयास करें, फार्मूला मैंने बता दिया है कैसे करना है। धन्यवाद साथियों, मैं इस कार्य में सतत लगा रहता हूं। जब भी पीड़ितों को न्याय दिलाने की बारी आती है या न्याय के खिलाफ लड़ना है, उस फ्रंट में मैं हमेशा आपको आगे मिलूंगा। अब मुझे आप एनी टाइम फोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।